Hello, my dear student. This is Muskan, your mentor of Physical Science. So, I welcome to you on the PWIT JAM and CSI Net YouTube channel. तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक टॉपिक जो कि है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, IIT जैम, CSI नेट या फिर गेट, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है। अब बच्चे इसमें गलतियां क्या करते हैं कि वो इस टॉपिक को क्रैम करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में कंफ्यूजन से हमारी बहुत गलतियां होती है। बट अब इन लेक्चर्स के बाद आपका वो कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी स्पेसिफिकली सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को आज डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर होते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, क्या इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है, सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, अगर हम बात करें अब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को रिपीट करने पे बनता है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी होती है, तो पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होती है जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। और जो भी हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होता है, एक यूनिट सेल को रिपीट करने पे बनाया जाता है। तो हम एक यूनिट सेल बनाएंगे, उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो यूनिट सेल कैसा होता है, दिस इज क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें भी केवल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये सभी कॉर्नर्स पे एटम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, ठीक है भाई। अब इसको हम रिपीट करेंगे पूरे 3 डायमेंशन में और हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको रिपीट करेंगे और अपना पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे। ठीक है, अब एक क्यूब क्या होता है, 8 क्यूब के साथ शेयर करता है अपने साइड्स में, इधर 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 और बैक साइड में, ठीक है। अब 8 क्यूब तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि आफ्टर ऑल बोर्ड मेरा 2D है, तो आई विल बी मेक 2 4 क्यूब एंड देन आई विल एक्सप्लेन कंप्लीटली, ओके। तो देखो, ठीक है, अब 2 हम नीचे बना लेते हैं, ओके, एंड 1 मोर, तो ये होगा हमारा, ठीक है। ये हमारे 4 क्यूब्स बन चुके हैं। अब 4 क्या होंगे, बिल्कुल इसके बैक साइड में होंगे, तो इसको तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा हर चीजों को यार। अब हर कॉर्नर पे हम क्या रखने वाले हैं, एक एक एटम को रखने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो अब हम कॉर्नर पे एटम्स रखेंगे, ठीक है। तो ये इसके सभी कॉर्नर्स पे हमने एटम्स रख दिए। चलो, ये तो हमने बना लिया हमारा यूनिट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा एक्सिस की नेमिंग कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान रहेगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज ओवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओवर वाई एक्सिस एंड दिस इज ओवर जेड एक्सिस। तो अब इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या रहने वाला है, हम निकालेंगे इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर,
ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या है बेसिकली, ये वो होते हैं जो सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, एक एटम के जो सबसे पास वाला एटम है वही है हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो अब हम ये देखते हैं कि कितने होंगे इसमें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो जैसे मैं किसी एक एटम को अपना रेफरेंस एटम ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज माय रेफरेंस एटम। अब इससे सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा एटम आएगा हमें ये देखना होगा। अगर मैं पर्टिकुलरली इसी क्यूब की बात करूं तो इसमें या तो ये वाला एटम हो सकता है या फिर ये वाला एटम हो सकता है। अब ये कहाँ पे आ रहा है, इसके फेस के डायगोनल पे आ रहा है। तो इसका अगर जैसे पहले हम हर क्यूब की जो साइड है उसको एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें डिस्टेंस समझ आ जाएगा। तो अगर मैं इस एटम का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो कितना होगा, नियर अबाउट √2a, क्योंकि ये a है और ये है तो ये कितना हो जाएगा √2a। और इस एटम के डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये है a डिस्टेंस पे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इससे सबसे पास ये वाला एटम है, फिर ये हो सकता है। तो इसका मतलब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर पे हमें ये वाला एटम लेना होगा। ठीक है, अब इससे कनेक्टेड पूरे 3D बॉडी में होंगे। तो जैसे देखो, एक ये वाला एटम कनेक्टेड है, सेम डिस्टेंस पे ये वाला एटम भी कनेक्टेड है। ठीक है भाई, सेम डिस्टेंस पे ये वाला एटम भी कनेक्टेड है, सेम डिस्टेंस पे ये वाला एटम भी कनेक्टेड। इसके अलावा चलो मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि इजी रहेगा समझना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, फिफ्थ। अब इसी के जस्ट पीछे एक नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगी तो वो वाला भी एटम इसी में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एटम के एक डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, 6 एटम्स आ रहे हैं। या इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलो पहले मैं अगर एक्स वाई प्लेन में बात करूं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ओनली, तो एक्स वाई प्लेन कौन सा है मेरा, ये वाला प्लेन है। तो एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक ये है और एक इसके बैक साइड है। तो टोटल एटम्स आ रहे हैं हमारे पास 4। अब मैं बात करूंगी वाई जेड प्लेन में। अब वाई जेड प्लेन की बात करूं तो ये मेरा y है और ये मेरा z है। बट इस एटम को मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुकी, तो इसको अब दोबारा हम नहीं लेंगे। इसको भी मैं पहले ही कंसिडर कर चुकी हूँ, इसको दोबारा नहीं लेंगे। अब बचा केवल ये वाला एटम और ये वाला एटम। तो ये बचे हमारे कितने, ओनली 2। अब अगर मैं XZ प्लेन की बात करूं तो XZ में कितने आएंगे। अब देखो, X वाला एटम मैं कंसिडर कर चुकी हूँ, जो नेगेटिव में X में आएगा वो भी कंसिडर कर चुके, और Z वाला है वो भी हम सारे कंसिडर कर चुके। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली कितने बन रहे हैं, 6। ठीक है, तो इसका मतलब इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हुए, 6। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो बेसिकली कहाँ पे आ रहे हैं, एक्सिस पे आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी एटम एक्सिस पे आएगा तो उसका नियरेस्ट नेबर काउंट कितना होने वाला है, 6। वो चाहे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, जब भी एक्सिस पे एटम आएगा तो उसका नियरेस्ट नेबर काउंट क्या रहने वाला है, 6। ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो हमें कंफर्म हो गया। अब इसका डिस्टेंस भी पता चल गया, एट डिस्टेंस ए पे होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर की, कि सेकंड नियरेस्ट नेबर इसमें कितने रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड नियरेस्ट नेबर की। सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये तो पता चल चुका है कि सेकंड नियरेस्ट नेबर में हम काउंट कौन से वाले एटम को करेंगे। ठीक है, देखो सेकंड नियरेस्ट नेबर में 100% हमारा ये वाला एटम टारगेट होगा। तो वही फिर से हम एक्स वाई प्लेन में पहले काउंट करेंगे, फिर वाई जेड में और फिर एक्स जेड में काउंट करेंगे। तो अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूँ, ये मेरा एक एक्स है, ये मेरा वाई है, तो जो ये वाला प्लेन है दिस इज माई एक्स वाई प्लेन। इसके जस्ट बैक साइड भी होगा ये, इसका हाफ पार्ट। तो देखो इस प्लेन में एक तो ये वाला एटम आएगा और एक ये वाला एटम आएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 एटम जो इसके जो बैक साइड होंगे उसमें आएंगे। तो एक्स वाई प्लेन में कितने आ रहे हैं, बेसिकली 4। अब मैं बात कर लेती हूँ वाई जेड प्लेन की। तो वाई जेड प्लेन में अगर मैं बात करूँ तो उसमें कितने आएंगे, देखो भाई ये मेरा रेफरेंस एटम था। अब वाई जेड प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन होगा ये वाला, ये और ये। तो इसमें ये वाला एटम आ रहा है, इसमें ये वाला एटम आएगा,
इसमें ये वाला एटम आएगा और इसमें ये वाला एटम आएगा। तो अब जो मेरे एक्स वाई पे आए थे वो वाई जेड में नहीं आ रहे, तो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली एक्स जेड में भी कितने आने वाले हैं, 4। तो यहाँ पे क्या समझ आया कि हमें सेकेंड नियरेस्ट नेबर कितने हो गए इसमें, 12। तो इसमें सेकेंड नियरेस्ट नेबर टोटल कितने हो गए, 12। अब बात आती है कि उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो उसका डिस्टेंस यहाँ हमें दिख ही रहा है, कितना है इसका डिस्टेंस, √2a एट √2a। तो ये चीज अब हमें क्लियर हो गई कि 6 होंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर और 12 होंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर। तो जैसे मैंने तुम्हें इसके लिए बताया कि ये एटम कहाँ पे थे, एक्सिस पे थे। तो जब भी एक्सिस पे एटम आएगा तो नियरेस्ट नेबर काउंट उसका 6 होगा, और जब भी कोई एटम प्लेन पे आएगा तो उसका होगा 12। अब ये एटम यहाँ रखा था, यहाँ भी रख दूं तो भी है तो प्लेन में ही ना, तो प्लेन में है तो भी क्या रहेगा उसका काउंट 12। ओके तो अब ये चीज है ना, ये वाला कंसेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया एक्सिस और प्लेन वाला, हम जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे उन सब में आपको ये हेल्प करेगा समझने में। और एक बार जब सिंपल क्यूबिक में समझ आ गया है तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखोगे तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितना है, सेकंड कितना है, और अगर इतना समझ आता है तो हम थर्ड भी निकाल सकते हैं बहुत सारे केसेस में। क्लियर। चलो अब हमें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस पता चल गया, काउंट पता चल गया, सेकंड का भी पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर के बारे में। अब ये क्या चीज है नहीं, तो इसको देखते हैं हम, तब समझ आएगा कि है क्या ये। देखो अब हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर। ये बेसिकली क्या है, अब देखो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये निकालना चाह रहे हैं कि कितना मैक्सिमम रेडियस का स्फीयर जो एटम है उसको हम रखें कि जो मैक्सिमम एरिया है लैटिस का वो कवर हो जाए, कि अनऑक्यूपाइड स्पेस कम से कम बचे। अब देखो ये वाला एटम इससे ए डिस्टेंस पे है, तो इसका साइज में कितना बढ़ाऊं कि ये मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ऐसा है हमारे पास जैसे एक सरफेस है, ये यहाँ एक एटम रखा है, यहाँ एक एटम रखा है, और इनके बीच में डिस्टेंस है ए, ठीक है। अब मैं इसका मैक्सिमम रेडियस निकालना चाहती हूँ कि जो पूरा लैटिस है वो मैक्सिमम स्पेस को कवर करे, अनऑक्यूपाइड स्पेस उसमें कम से कम बचे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसका रेडियस मैं कितना रखूं कि भाई ये जो है ना मैक्सिमम एरिया को कवर कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों एटम एक दूसरे को टच करें, मीन्स मैं इसका रेडियस इतना बढ़ा दूं और इसका रेडियस इतना बढ़ा दूं। तो ये जो r की वैल्यू होगी ये मुझे कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज r एंड दिस इज r, तो 2r विल बी इक्वल टू r a, तो r max विल बी a बाय में 2, ठीक है। अब ये हमें हेल्प करेगा पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने में। तो नेक्स्ट अब हम वही कैलकुलेट करने वाले हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने से पहले हम इसमें एक चीज और समझनी होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया ये एक क्यूब है, इससे 8 क्यूब शेयर करते हैं। तो यहाँ जो ये कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है ये इस क्यूब में भी आ रहा है, इस क्यूब में भी आ रहा है, इसके अलावा इधर जो और क्यूब्स होंगे उसमें भी ये आएगा। तो पर्टिकुलरली इस क्यूब में इस एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ये हमें पता चलता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से, कि भाई आफ्टर ऑल दिख हमें 8 एटम रहे हैं इस क्यूब में, तो क्या 8 के 8 एटम टोटल इसी में आ रहे हैं या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इधर उधर भी है। तो भाई इफेक्टिवली इस क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम है अब हमें ये जानना है, ठीक है, तभी हम उसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं इन एन इफेक्टिव। तो देखो यहां अगर मैं बात करूं ये वाला, देखो इसको देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये एक यूनिट सेल था, अब ये जो एक यूनिट सेल है वो 8 क्यूब के साथ शेयर होता है, तो ये एक एटम जो है वो 8 क्यूब के साथ शेयर कर रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन आने वाला है, 1/8, और इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 8, है ना। तो बस इसी कंसेप्ट का अब हम यूज करने वाले हैं। तो देखो 1/8 मल्टीप्लाई में 8,
दैट इज इक्वल टू 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1। अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कि टोटल स्पेस का कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है। इट इज जस्ट लाइक कि हम जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वही चीज है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर occupied by atom in unit cell upon में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, चलो भाई अब हम निकाल लेते हैं कि क्या आती है इसकी वैल्यू। तो एन इफेक्टिव जैसा हमने देखा, क्या है एन इफेक्टिव? एन इफेक्टिव इज 1। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, अब स्फीयर का रेडियस r था, तो 4/3 पाई r क्यूब। अब r मैक्स की वैल्यू हमने a के टर्म्स में निकाली है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? a क्यूब। तो a के जो r और a के बीच में जो हमने रिलेशन निकाला था उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a बाय में 2 का होल क्यूब अपॉन में a क्यूब। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? देखो ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा? 4 पाई अपॉन में 3 अपॉन में 8, क्योंकि 2 का क्यूब भी है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है? बेसिकली पैकिंग फ्रैक्शन की 4 पाई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 8, यही आएगी। यस। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो 4 2 ज़ा 8, राइट, ये हो गया पाई बाय 6। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो एक बारी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इसको ना डिग्री में देखने लग जाते हैं। डिग्री में नहीं, पाई इज 3.14 अपॉन में 6। तो हमें आंसर जो है इस फॉर्म में भी पता होना चाहिए, और जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उस फॉर्म में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा नियर अबाउट 0.52। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 52% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है। अच्छा ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है अनऑक्यूपाइड स्पेस का। तो बहुत बच्चे कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो इधर बस अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालना है, तो 100% में से 52% ऑक्यूपाइड हो गया, उसके अलावा जितना बचा है वो क्या हो जाएगा? हमारा अनऑक्यूपाइड स्पेस हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं। तो इट विल बी 48% स्पेस जो होगा वो इसमें अनऑक्यूपाइड होगा। स्पेस इज अनऑक्यूपाइड। ये क्वेश्चन एक बार सीयूईटी पीजी के एग्जाम में भी आया हुआ है। सीयूईटी पीजी में भी आया है, इसके अलावा ये आईआईटी जैम में भी आया है, बट नॉट फॉर बी सिंपल क्यूबिक, वो था बीसीसी के लिए, और वो इस फॉर्म में आया था। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि अनऑक्यूपाइड स्पेस का कैसे निकालते हैं और ऑक्यूपाइड स्पेस का कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम जैसे पूरा हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस देखा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर या सेकंड नियरेस्ट नेबर, इसके अलावा या फिर आते हैं क्वेश्चन पैकिंग फ्रैक्शन पे। और बेस्ट पार्ट ये है, अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आ गया है तो जो बच्चा गेट या सीएसआईआर नेट को टारगेट कर रहा है तो उनको कोर सब्जेक्ट जो होता है उसमें तो इसका क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, साथ ही के साथ जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो एक कंसेप्ट से दो फायदे हो रहे हैं, हमें एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन भी हो रहा है हमारा, और जो हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही रहा है।
ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या है या सेकंड नियरेस्ट नेबर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। या फिर क्या होता है कि जैसे जो हमने ये निकाला है रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, इसमें हमसे या तो ए की वैल्यू पूछ लेते हैं या आर की वैल्यू पूछ लेते हैं, या फिर ये रिलेशन हमें पता होगा तो हमसे कोई और दूसरे फॉर्म में इसका क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो इसी वजह से पूरे स्ट्रक्चर का एनालिसिस अच्छे से आएगा। तो हम अगर सॉलिड का क्वेश्चन नहीं, किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन है बट उसमें लिंक करके क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट अबाउट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसमें एक बात और, जो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कि एक एटम कितनी एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को हम बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन अबाउट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। चलो अब थोड़ा सा एनालिसिस तुम्हें इस पिक्चर को देख के कंप्लीट समझ आ जाएगा कि जो हम बात कर रहे थे बैक साइड वाले क्यूब्स का, वो कैसा दिख रहा था। देखो, अब मैंने जो रेफरेंस एटम लिया था वो ये वाला एटम था, ये वाला एटम मेरा रेफरेंस एटम था, है ना। और ये वाली जो एक्सिस थी वो मेरी वाई एक्सिस थी, और ये वाली जो मेरी एक्सिस थी दिस इज एक्स, और ये जो थी वो मेरी थी जेड एक्सिस। यही था पूरा स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट नियरेस्ट नेबर की। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर में अगर इसमें हाईलाइट करूं ताकि तुम इजीली कनेक्ट कर पाओगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो देखो, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में बात करूं तो ये मेरा एक्स और ये मेरा वाई प्लेन है, तो ये होगा ए डिस्टेंस पे, और एक एटम यहाँ होगा, ठीक है। और एक एटम ये होगा, और दूसरा जो इसके पीछे यहाँ पे है ये होगा। ओके, अब मैं अगर बात करूं वाई जेड प्लेन में, तो वाई जेड प्लेन में ये तो हम ले ही चुके, बचे हमारे जेड वाले एटम, तो ये वाले एटम आ जाएंगे, ठीक है। और एक्स जेड में ऑलरेडी मैं काउंट कर चुकी ना, ये वाला मैं ले चुकी और ये भी मैं ले चुकी। तो अब कितने नंबर ऑफ एटम दिख रहे हैं हमें? 6। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 6, ठीक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ सेकंड नियरेस्ट नेबर की। तो उसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करती हूँ ताकि कनेक्ट कर पाओगे उसको भी। अब सेकंड नियरेस्ट नेबर के लिए अगेन मैं बात कर लेती हूँ पहले एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में देखें तो ये रहा, ये वाला एटम हमारा, है ना, और एक ये वाला रहा। मैंने बोला था ना दो जस्ट इसके पीछे आएंगे, तो वो एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, हो गए। ये हुए 4 किसमें? एक्स वाई प्लेन में। अब हम बात करते हैं वाई जेड प्लेन की। तो ये वाई है और ये जेड है, तो एक ये रहा और फिर एक ये रहा, एंड अगेन ये रहा, और इसमें अगर मैं देखूं तो ये रहा। तो ये हो गए मेरे वाई जेड प्लेन में। अब बचा मेरा एक्स जेड प्लेन। तो ये वाला जो प्लेन है ना, ये यहाँ से ऐसे जो बना हुआ है इसमें, तो एक ये रहा और एक ये रहा, अगेन एक ये रहा हमारा आइटम और एक ये रहा। तो व्हाइट से जो मैंने बनाए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो टोटल तुम्हें 12 ही दिख रहे होंगे क्योंकि हर प्लेन में 4 आए हैं। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था अबाउट सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अदर स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कवर करने में। सो थैंक यू सो मच, कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्टेड। एंड कर